हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज की क्लास में हम पेपर वन के स्टैटिक फैक्ट्स उनको कवर करेंगे, स्पेशली पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट और हायर एजुकेशन के, क्योंकि इन दो यूनिट्स से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिसर्च। हमारे पास चार लेवल्स होते हैं प्लेजरिज्म के। लेवल 0, 1, 2 एंड 3। जो लेवल 0 होता है वो 10% तक होता है और उसमें कोई भी पेनल्टी नहीं होती है। जो लेवल 1 होता है वो होता है 10 से लेके 40% तक। अब थीसिस और डिसर्टेशंस के लिए क्या होता है कि रीसबमिशन की जाती है बट नॉट एक्सीडिंग 6 months। और एकेडमिक और रिसर्च पब्लिकेशंस के लिए क्या होता है, विड्रॉल ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट बाय द कैंडिडेट। विड्रॉ कर दिया जाता है, 6 months तक वो रीसबमिट नहीं कर सकते। 40 से 60 तक आपका जो लेवल आता है वो लेवल 2 आता है। अब स्टूडेंट क्या करेगा कि वो जो अपनी स्क्रिप्ट है वो साल तक नहीं सबमिट कर सकते। ठीक है, यहाँ पे 6 months तक है, यहाँ पे साल तक है। academic and research publications के लिए the candidate will be asked to withdraw the manuscript and be denied as a right to one increment, along with not being allowed to be a supervisor to any new masters, MPhil, PhD और स्कॉलर फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। ये किसके लिए है? ये सुपरवाइजर के लिए है कि स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट के लिए क्या है कि वो साल तक अपनी थीसिस सबमिट नहीं कर सकता। और जो सुपरवाइजर्स हैं वो क्या नहीं कर सकते, एक तो उनको एक एनुअल इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा और वो नए स्टूडेंट्स को एज मतलब अपने अंडर नहीं ले सकते, मतलब वो नए स्टूडेंट्स के गाइड नहीं बन सकते। जो लेवल 3 होता है वो होता है ग्रेटर देन 60%। अब इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट का जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो जाता है और जो हमारे सुपरवाइजर्स होते हैं उनको 2 एनुअल इंक्रीमेंट्स नहीं मिलते, प्लस वो फिर से कोई भी नया स्टूडेंट अपने अंडर नहीं ले सकते हैं। सो दीज आर द लेवल्स एंड देयर पेनल्टीज। उसके बाद आता है हमारे पास कम्युनिकेशन के मॉडल्स अलोंग विद देयर ईओज। द वेरी फर्स्ट इज एरिस्टोटल मॉडल, 300 BC में आया था। ये लीनियर मॉडल है, एरिस्टोटल ने डेवलप किए थे। इसके प्रोसेस क्या है? सबसे पहले स्पीकर है, फिर स्पीच, देन वी हैव ऑडियंस एंड देन वी हैव इफेक्ट। की आइडिया क्या है कि फोकस करता है पब्लिक स्पीकिंग एंड पर्सुएशन पे। कीवर्ड क्या है इसके लिए? पर्सुएशन या फिर ओरेटरी। देन वी हैव लैसवेल, 1948 में आया था। ये भी एक लीनियर मॉडल है, हेरोल्ड लैसवेल ने डेवलप किया था। प्रोसेस क्या है? हु सेज व्हाट इन विच चैनल टू हुम विद व्हाट इफेक्ट। यानी ये 5 W's यूज करके हमें कम्युनिकेशन प्रोसेस एक्सप्लेन करते हैं। सो कीवर्ड क्या है इसका? 5W। देन वी हैव शैनन वीवर, 1949 में आया था, लीनियर मॉडल। क्लॉड शैनन एंड वीवर ने इसको डेवलप किया था। यहाँ पे नॉइस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉइस। इंफॉर्मेशन सोर्स, ट्रांसमीटर, चैनल, चैनल में ही नॉइस होता है, देन रिसीवर एंड देन डेस्टिनेशन। फिर आता है न्यूकॉम्स ABX मॉडल, 1953। आपको नेम्स के साथ साथ ईयर्स भी पता होने चाहिए, क्रोनोलॉजी में पूछे जाते हैं। सो इट इज अ काइंड ऑफ इंटरैक्टिव मॉडल। डेवलपर कौन है? थियोडर M न्यूकॉम। प्रोसेस क्या है? AB एंड X। यानी कम्युनिकेशन मेंटेन्स सोशल बैलेंस एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। यानी जब एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और एक सोशल बैलेंस मेंटेन हो रहा है तो वो किसकी बात हो रही है? वो ABX मॉडल की बात हो रही है। देन श्राम मॉडल 1954 में आया था, इंटरैक्टिव मॉडल है। विल्बर श्राम जो है इनके डेवलपर है। सेंडर, रिसीवर एंड फीडबैक। सो यहाँ पे फीडबैक का जो कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस हुआ था। ऑसगुड श्राम मॉडल, अगेन इट इज एन इंटरैक्टिव सर्कुलर मॉडल। ऑसगुड और श्राम ने दिया था। सो एनकोडिंग, डिकोडिंग, इंटरप्रेटिंग एंड फीडबैक। सो बोथ पार्टिसिपेंट्स दे एक्ट एज अ सेंडर एंड रिसीवर। मतलब यहाँ पे जैसे सेंडर है और यहाँ पे रिसीवर है। ठीक है, सो सेंडर ने मैसेज सेंड किया और रिसीवर ने फीडबैक दिया वापस से सेंडर को। सो दिस इज अ सर्कुलर मॉडल। फिर आता है जर्बनर्स मॉडल, 1956। इट इज अ लीनियर मॉडल। इवेंट, परसेप्शन, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर। सो कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन द इवेंट कि इवेंट कैसा है, आप उसको कैसे परसीव कर रहे हैं उस इवेंट को। तो जो कम्युनिकेशन है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। देन वेस्ले एंड मैकलिन मॉडल, इंटरैक्टिव मॉडल है। इवेंट, गेटकीपर, ऑडियंस एंड फीडबैक।
सो यहाँ पे मास कम्युनिकेशन एंड द रोल ऑफ गेट कीपर। गेट कीपर कौन होते हैं? गेट कीपर का काम क्या होता है कि वो फिल्टर करता है, फिल्टर द डेटा। ठीक है, मतलब कि वो बताएगा आपको कि कौन सी इंफॉर्मेशन आगे पास ऑन होगी और कौन सी इंफॉर्मेशन पास ऑन नहीं होगी। दैट इज अ गेट कीपर। उसके बाद आते हैं बर्लो का एसएमसीआर मॉडल। सो इट इज अ लीनियर मॉडल, बर्लो ने दिया था। ठीक है, सोर्स, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर। सो इट एम्फसाइजेस ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स, एटीट्यूड, नॉलेज एंड द चैनल्स। डांस हेलिकल मॉडल 1967। इट इज अ ट्रांजैक्शनल मॉडल। सो कम्युनिकेशन डेवलप्स कॉन्टिन्यूअसली लाइक अ स्पाइरल। ठीक है, ऐसे ऐसे करके, मतलब जो कम्युनिकेशन है वो क्या होता है, वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ता रहता है एंड इट नेवर रिपीट्स। सो दिस इज डांस हेलिकल। लास्ट वी हैव बर्लिन्स ट्रांजैक्शनल मॉडल। ट्रांजैक्शन मॉडल है, 1970 में आया था। सो साइमल्टेनियस सेंडिंग, रिसीविंग एंड फीडबैक। सो कम्युनिकेशन इज साइमल्टेनियस और ये कॉन्टेक्स्ट से इन्फ्लुएंस होता है। कॉन्टेक्स्ट मतलब हमारी सिचुएशन, उससे इफेक्ट होता है। अब हम आते हैं मेजर इन्वायरमेंटल एक्ट्स की तरफ। द वेरी फर्स्ट इज वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। आपको ईयर्स याद रखने हैं, ये आपसे क्रोनोलॉजी में पूछा गया है। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल 1974, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल 1977, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। ये कंट्रोल एक्ट है, ये सेस एक्ट है। दोनों 1974 में आया, बट दोनों का जो काम था वो अलग अलग था। देन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2003। और एक इसमें आता है बायोलॉजिकल अथॉरिटी, वो आपका 2003 में आया था। नाउ इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया, अगेन इंपॉर्टेंट। नीलगिरी तमिलनाडु, नंदा देवी उत्तराखंड, सुंदरबन वेस्ट बंगाल, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु, ग्रेट निकोबार अंडमान एंड निकोबार, देन हैंग खानजेंडोंगा सिक्किम, मानस असम, दिब्रू साइकोवा असम, देहिंग पटिकाई असम, पंचमाड़ी मध्य प्रदेश, नीलगिरीज मेघालय, सिमलीपाल उड़ीसा, पंचमाड़ी मध्य प्रदेश, अचनकमर अमरकंटक that is Chhattisgarh and Madhya Pradesh, and Agastyamalai Kerala and Tamil Nadu. Now this one is very important, environmental conventions and protocols. देखिए सबसे पहला रामसर कन्वेंशन आया था 1971 में एंड फोकस क्या था, द कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स। आपको मैच द फॉलोइंग आ सकते हैं, क्या पता ईयर्स दिए हो और ये प्रोटोकॉल्स दिए हो, या फिर प्रोटोकॉल्स दिए हैं और मेन फोकस दिया है। तो आपको दोनों, मतलब तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। देन 1972 स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, ह्यूमन एनवायरनमेंट। 1972 यूनेस्को, दैट इज कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज। 1972 लंदन कन्वेंशन, मरीन पॉल्यूशन बाय डंपिंग। 1973 CITES, trade in endangered species. 1979 Bonn Convention, which was for migratory species. 1982 UNCLOS, that is the law of the sea. 1985 Vienna Convention, protection of ozone. 1987 Montreal Protocol, ozone depleting substances. 1989 Basel Convention, hazardous waste movement. 1992 Rio Summit, UNCED, sustainable development. 1992 CBD, that is Convention on Biological Diversity, for conserving the biodiversity. 1994 UNCCD, desertification. 1997 Kyoto Protocol, ग्रीन हाउस गैस एमिशन उनकी रिडक्शन के ऊपर बात की गई थी। 1998 रॉटरडैम कन्वेंशन, हजार्डस केमिकल्स। 2000 कार्थाजीना प्रोटोकॉल फॉर बायो सेफ्टी। 2001 स्टॉकहोम कन्वेंशन, persistent organic pollutants, ठीक है, जिनको हम POPs भी बोलते हैं। 2002 जोहानिसबर्ग समिट फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 2010 Nagoya Protocol for excess and benefit sharing of resources.
2012 रियो +20 कॉन्फ्रेंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हुई थी। देखिए ये 2002 है, फिर ये 2012 में हुआ था, दैट इज रियो +20। देन 2013 मिनामाटा कन्वेंशन फॉर द मर्क्यूरी पॉल्यूशन। 2015 पेरिस एग्रीमेंट क्लाइमेट चेंज। 2015 सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। 2015 SDGs ग्लोबल डेवलपमेंट गोल्स। 2016 Kigali Amendment for Hydrofluorocarbons phase down. 2021 Glasgow Climate Pact, that is COP26 जो हुआ था। 2022 Kunming Montreal Biodiversity Framework for Global Biodiversity Targets। उसके बाद आता है हमारे पास वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। देखिए ये वेस्ट वाटर है, ठीक है, जो हमारा गंदा पानी होता है। ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का सीक्वेंस है कि कैसे एक वेस्ट वाटर को हम दोबारा से रीयूज कर सकते हैं। सबसे पहला होता है स्टेप स्क्रीनिंग, यानी रिमूवल ऑफ लार्ज सॉलिड्स। जो बड़े बड़े सॉलिड्स होते हैं सबसे पहले उनको हटाया जाता है। फिर होता है एरेशन। एरेशन का मतलब क्या है? रिमूवल ऑफ एक्सेस आयन एंड मैंगनीज। जो भी हमारे पास आयंस एक्सेस में प्रेजेंट है या फिर हमारे पास मैंगनीज प्रेजेंट है, हम उनको रिमूव करते थ्रू एरेशन। एरेशन का मतलब क्या है? कि हम ऑक्सीजन उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं। फिर आता है फ्लोक्यूलेशन। फ्लोक्यूलेशन का मतलब क्या है? कि जो सिमिलर पार्टिकल्स है ना, वो क्या करेंगे? वो इकट्ठे जुड़ जाएंगे, ठीक है, वो क्लब टुगेदर हो जाएंगे और वो एक बड़ा पार्टिकल बना के साइड हो जाएंगे। देन वी हैव ओजोनेशन। ओजोनेशन का मतलब क्या है? कि अब हम उसमें डिसइंफेक्टेंट्स डाल सकते हैं। डिसइंफेक्टेंट्स डाल सकते हैं, जैसे हमारे पास क्लोरीन होता है फॉर डिसइंफेक्शन। सो ये एक बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका मतलब एक इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ठीक है। 4 स्टेप्स होते हैं हमारे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के: स्क्रीनिंग, एरेशन, फ्लोक्यूलेशन एंड ओजोनेशन। और क्या होता है स्क्रीनिंग में? लार्ज सॉलिड्स को रिमूव करते हैं। एरेशन में क्या होता है? हम ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि एक्सेस आयंस निकल सके। फ्लोक्यूलेशन में क्या होता है? जो सिमिलर पार्टिकल्स होते हैं दे क्लब टुगेदर और वो सेपरेट आउट हो जाते हैं। एंड ओजोनेशन में क्या है? हम डिसइंफेक्टेंट्स ऐड करते हैं फॉर डिसइंफेक्शन पर्पस। नाउ मेजर न्यूक्लियर डिजास्टर्स ऑफ द वर्ल्ड, अगेन इंपॉर्टेंट। द वेरी फर्स्ट इज हिरोशिमा बॉम्बिंग, ठीक है, जापान में हुई थी 1945 में। नागासाकी, जापान में 1945 में। देन शिटिम डिजास्टर, यूएसएसआर 1957। वाइल्ड विंड स्केल फायर यूके में हुई थी 1957। फिर आता है हमारे पास 3 माइल आइलैंड एक्सीडेंट यूएसए में 1979। चर्नोबिल डिजास्टर यूक्रेन 1986। Gionia accident, Brazil 1987. Tokaimura accident, Japan 1999. And Fukushima Daiichi disaster, Japan 2011. Now these are the most important जो आपसे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। चर्नोबिल 1986, Fukushima 2011, 3 Mile Island 1979, Shitem 1957 and Windscale 1957. अब अगर हम बात करते हैं हायर एजुकेशन की, सो दीज आर द एंशिएंट यूनिवर्सिटीज, ठीक है। एंशिएंट यूनिवर्सिटीज हैं तक्षशिला 6th सेंचुरी BCE। तक्षशिला गंधारा रूलर्स वर द फाउंडर्स, ठीक है, जिन्होंने जो ये यूनिवर्सिटी है वो फाइंड की थी या एस्टैब्लिश की थी। नालंदा 5th सेंचुरी CE बिहार, कुमारगुप्त 1। विक्रमशिला 8th सेंचुरी बिहार, धर्मपाल। उदांतपुरी 8th सेंचुरी बिहार, गोपाला। सोमापुरा 8th सेंचुरी बांग्लादेश, धर्मपाल। जगद्दला 11th सेंचुरी बांग्लादेश, रामपाल। फिर आते हैं हमारे पास कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज जो ब्रिटिश रूल के दौरान एस्टैब्लिश हुई थी और ये आपसे क्रोनोलॉजी में पूछा जाता है। 1817 हिंदू कॉलेज कैलकाटा, कौन थे फाउंडर? राजा राम मोहन रॉय। 1825 वेदांता कॉलेज बाय राजा राम मोहन रॉय। 1857 हमारी 3 यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश हुई थी बाय द रिकमेंडेशन ऑफ वुड्स डिस्पैच। कौन कौन सी? BMC, दैट इज बॉम्बे, मद्रास एंड कैलकाटा।
1882 यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, 1887 यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, 1916 यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर, 1916 SNDT Women's University, and it is the first women's university during British rule. Then 1916 Banaras Hindu University, Madan Mohan Malviya. 1917 University of Patna. 1918 Osmania University. 1920 University of Rangoon. Aligarh Muslim University 1920. 1921 में दो यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश हुई थी, लखनऊ की और ढाका की. 1922 यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली. 1923 नागपुर. 1926 आंध्रा. 27 आगरा. Then 1929 Annamalai University. 1937 University of Kerala. 1943 Utkal University. 1947 में यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब एंड यूनिवर्सिटी ऑफ राजपूताना विच इज नाउ यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान वो फॉर्म हुई थी. तो ये जितने भी ईयर्स हैं ये सब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए हैं. ठीक है, तो आप इनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा. जो मेजर हैं जैसे हमारा हिंदू कॉलेज, हमारे BMC, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, इलाहाबाद, मैसूर SNDT, BHU, पटना उस्मानिया, अलीगढ़, लखनऊ, फिर दिल्ली, नागपुर, आगरा, अन्नामलाई, उत्कल यूनिवर्सिटी. सो ये तो आपसे पूछी ही गई हैं. अब पोस्ट इंडिपेंडेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो एस्टैब्लिश हुए थे, UGC 1953 में एस्टैब्लिश हुआ था बट इट बिकेम स्टैट्यूटरी इन 1956. तो इसका इंपॉर्टेंट रोल क्या है? कोऑर्डिनेशन, फंडिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ हायर एजुकेशन. फिर आता है हमारे पास NCERT विच इज नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग. 1961 में एस्टैब्लिश हुआ था. करिकुलम डेवलपमेंट, टेक्स्ट बुक एंड टीचर ट्रेनिंग. IIT Kharagpur 1951, it was the first IIT. Then AICTE, All India Council for Technical Education, established in 1945, statutory in 1987. So regulation and development of technical education. उसके बाद IIM 1961 for management education and research. NCTE National Council for Teacher Education 1973 में एस्टैब्लिश हुआ था. 1905 में स्टैट्यूटरी बना था. रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन. देन केंद्र विद्यालय संगठन KVS 1963 schools for children of transferable central government employees. Then NVS Navodaya Vidyalaya Samiti 1986 free residential schools for rural talented students. NIOS National Institute of Open Schooling 1989 for open and distance school education. Then we have IGNOU 1985. Then we have RAMSA which is Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan 2009 expansion and improvement of secondary education. उसके बाद है हमारे पास रूसा विच इज राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 2013 में आया था टू इम्प्रूव स्टेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस. उसके बाद है NAAC विच इज नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल 1994 में आया था टू एक्रीडेट द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट. फिर NBA नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन 1994 to accredit technical and professional programs. Then NEPA or NUPA, that is National Institute of Educational Planning and Administration 1962 में आया था but deemed university 2006 में बनी थी for educational planning, administration and policy research. ICSSR Indian Council of Social Science Research 1969 to promote social science research. Now some central universities. Banaras Hindu University 1951, Aligarh 1951, Jawaharlal Nehru University 1969, University of Hyderabad 1974. Then we have the four verticals of HECI. आपसे इनका ऑर्डर भी पूछा जाता है और आपसे इनकी फुल फॉर्म्स भी पूछी जाती है मैच द फॉलोइंग के लिए. वेरी फर्स्ट इज NHERC विच इज नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल. इसका कोर रोल क्या है? रेगुलेशन का, यानी ये हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट करेगा एक्सेप्ट मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन. ये आपको याद रखना है कि इसमें मेडिकल और लीगल नहीं आता. सेकेंड इज NAAC विच इज नेशनल एक्रीडेशन काउंसिल. इसको हम फर्स्ट पिलर बोलते हैं.
दिस इज द सेकेंड पिलर, यानी ये एक्रेडिशन करता है इंस्टीट्यूशंस की और क्वालिटी एश्योरेंस पे भी काम करते हैं. सो असेस एंड एक्रेडिट इंस्टीट्यूशंस बेस्ड ऑन टीचिंग, लर्निंग आउटकम्स, गवर्नेंस, रिसर्च एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. थर्ड इज HEGC. ठीक है, दिस इज द थर्ड पिलर. So HEGC means grants council, यानी फंडिंग की बात होगी. So it provides grants and financial support to higher education institutions. And the last pillar, fourth pillar is GEC, which is General Education Council. ठीक है, ये general है. So ये academic standards और frameworks की बात करता है. So it frames academic standards, learning outcomes and qualification framework NHEQF to support multidisciplinary education. ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट स्टैटिक फैक्ट्स थे मैंने सब कवर करवाए हैं आपसे. अगर आपसे कुछ भी मिस हो गया है, अभी भी आपने नहीं पढ़ा है, तो प्लीज इनको पढ़ लीजिए. आपके एग्जाम में ये चीजें रिपीट होंगी ही होंगी. एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग. अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए. सी यू सून, बाय बाय एंड टेक केयर.